तो जो लोग ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं ना, उनके लिए ये वीडियो है। जिनको हम पर यकीन है वो यहाँ है। हमने कवर कर लिया था उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले तक, यानी प्लांक क्वांटम थ्योरी। मीटर में रखेंगे हम इसमें, तो एनर्जी किस में आती है बेटा? जूल्स में आती है। ध्यान में देने वाली बात है। और ये वाला फॉर्मूला जब तो अब तक नीट में जो भी क्वेश्चन है उनके हिसाब से सबसे कम कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला ये है। हेलो 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 स्टूडेंट्स, क्या हाल है? तो भाई अपना लेक्चर 1 रहा था, उसमें कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए थे। आप लोगों को जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आशा करता हूं कि भाई आप लोगों ने वो सभी होमवर्क क्वेश्चंस किए होंगे और कमेंट्स में रखा होगा। भाई क्वेश्चन हो जाता है तो भी कमेंट में रखना है, कोई डाउट आ रहा है तो वहां भी यूट्यूब की जब वो वीडियो गई होगी वहां पर कमेंट में रखना है। अब जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में जाते हैं और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पढ़ूंगा। जिन बच्चों का नीट 2025 खराब रहा वो लोग ध्यान रखें कि मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि भाई मैं इधर उधर की शायरी तुम लोगों से करूंगा, इधर उधर की बातें तुम लोगों से करूंगा। बस मेरा पढ़ाने पर ध्यान होगा। तो जो लोग ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं ना, उनके लिए ये वीडियो है। हर किसी एरे गहरे के लिए ये वीडियो नहीं है। उनको हम पढ़ाना भी नहीं चाहते, ठीक है? वो जाए, जिनको जिनके ऊपर उनको यकीन है वहां जाए, जिनको हम पर यकीन है वो यहां आए। तो भाई देखो, हम लोगों ने अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 1 में जो पहला वाला वीडियो था उसमें कवर कर लिया था। हमने क्या क्या बातें हमने कवर कर लिया था उसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले तक, यानी प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो अब आज स्टार्ट करेंगे मुझसे आगे। तो अपने पास रिवीजन देख ले एक बार, लास्ट लेक्चर का क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था। भाई हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले प्लांक क्वांटम थ्योरी में फॉर्मुला देख लिया था, E इक्वल्स टू एच न्यू एच सी बाय लैम्डा। इसमें एच क्या होता है, सी क्या होता है, वेवलेंथ मीटर में रखेंगे हम इसमें, तो एनर्जी किस में आती है बेटा? जूल्स में आती है। ध्यान में देने वाली बात है। अब कभी कभी हमको क्वेश्चन में क्या होता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालना पड़ सकता है। तो अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो जो जूल में एनर्जी आएगी उसी को किससे डिवाइड करते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो आंसर किस में आ जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन कभी अगर अपने को डायरेक्टली निकालना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप क्या करेंगे? 12400, इसको ट्रिक मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 12400 अपॉन में लैम्डा, लेकिन लैम्डा किस में रखना है बच्चों? आर्मस्ट्रांग में रखना है, ठीक है? अभी क्वेश्चन करेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। तो यार मेरी क्या आदत है, देखो मैं बताता हूं। मैं कभी भी ये वाला फॉर्मूला काम में लेता ही नहीं हूं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो है, नीट एस्पिरेंट्स की तरह से बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव वाला फॉर्मूला है। और ये वाला फॉर्मूला जब तो अब तक नीट में जो भी क्वेश्चन है उनके हिसाब से सबसे कम कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला ये है। जैसे मान लो कि भाई मुझे क्वेश्चन में दिया कि लैम्डा 4000 आर्मस्ट्रांग है और पूछा जा रहा है कि भाई इसका आप एनर्जी बताओ इस फोटोन का जूल में। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एनर्जी निकालूंगा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेरी तो आदत है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालता हूं। तो 12400 अपॉन में 4000 आर्मस्ट्रांग फॉर्म में रखना है। 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ये गया ये गया। और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 दिया 12, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जा रहा है। अब अगर वो जूल में पूछता भी है तो क्या दिक्कत है? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो बेटा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा जूल में। अब आप सोचो कितना इजी कैलकुलेशन हो रहा है। वही अगर मैं एच सी बाय लैम्डा लगाता तो भाई बहुत ही लंबा खिंच जाता। तो इजी कैलकुलेशंस पर हमको ध्यान देना है। चलो भाई आगे बात करें। तो इफ एन एलिमेंट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ 4000 आर्मस्ट्रांग, इन्होंने कहा कि एक कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट ने क्या किया? एक फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया 4000 आर्मस्ट्रांग का, ठीक है? यानी इस फोटोन की एनर्जी कितनी रही होगी बेटा? इस फोटोन की एनर्जी देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में खेलूंगा मैं, तो 12400 अपॉन में 4000, यानी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है भाई? 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना? नहीं 4000 है ना, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कैलकुलेशन ध्यान में दे ले, इसमें कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुई अपनी। तो भाई यहां पर हमारे पास गया था ये कितना? 4 3 जा जाएगा, वही हमने गलती करी देखो यहां पर। तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 4 3 जा 12 जाएगा। तो यहां पर ये कितना है भाई हमारे पास? 4 3 जा 12, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है? अब क्या किया है इसने? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन एब्जॉर्ब किया है, और एब्जॉर्ब करके इसने दो फोटॉन्स को क्या किया है बेटा? एमिट किया है। क्वेश्चन को समझो कि एक फोटोन तो इसने एब्जॉर्ब किया और दो फोटोन इसने क्या किए हैं? एमिट किए हैं। जिसमें से एक फोटोन की एनर्जी कितनी दी हुई है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। तो पूछ रहे दूसरे फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा? अरे यार दूसरे फोटोन की एनर्जी भी हम निकाल लेते हैं ना। आप देखो कि जो इसने एब्जॉर्ब किया वो कौन सा एब्जॉर्ब किया? 4000 आर्मस्ट्रांग। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है ना? जब कुछ भी नहीं दिया गया हो बेटा तो केवल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो अब आप यहां पर देखो कि 4000 आर्मस्ट्रांग अगर इसने यहां दिया
तो 4000 आर्मस्ट्रांग का मतलब कितना 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कहां चला गया, इसके पास चला गया, इन्होंने खुद बोला है क्वेश्चन में। तो बचा हुआ हमारे पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां गया होगा, इस वाले फोटोन के पास गया होगा। और हमसे क्या पूछ रहा है कि जो सेकंड वाला फोटोन है उसका वेवलेंथ बताओ। तो बेटा मेरे पास ये E2 आ चुका है ना, तो किसमें आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी होती है तो वापस से फॉर्मूला लगाऊंगा 12400 अपॉन में लेमडा, लेकिन लेमडा किसमें, आर्मस्ट्रांग में। अब मुझसे लेमडा ही तो पूछ रहा है बेटा, ये लेमडा ही पूछ रहा है, तो भाई अपना आंसर क्या आ जाएगा, लेमडा आर्मस्ट्रांग में 12400। और बच्चों एक आदत डालना कि कभी भी डेसिमल में अपने को नहीं खेलना नीट एग्जामिनेशन में, इसको लिखेंगे हम 11 इंटू 10 की पावर -1, उससे बहुत आसान हो जाएगा। इसको ऊपर लेकर गया तो कितना हो जाएगा 12400, और इसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 2 था, -1 ऊपर आएगा 10 की पावर 3 अपॉन में 11। ठीक है, अब जब इसका सॉल्व करोगे तो 11 1 11, ठीक है, और बचेगा 14, तो अराउंड अराउंड आपका भाई ये 12 के आसपास आ जाएगा, 12 नहीं 11 के आसपास ही आ जाएगा ये आपका। ठीक है, क्योंकि 11 11 करोगे तो भाई 122 के आसपास आपका आता है, तो उसके आसपास अपना आंसर आ जाएगा, यानी लगभग लगभग 11,000 आर्मस्ट्रांग अपना आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। देखो बच्चों, जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन अपने पास आ रहा है तो हमको ये देखना है कि भाई इसमें काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन बन सकता है, इसमें वर्क फंक्शन का क्वेश्चन बन सकता है। मेनली यही दो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि फोटोन की एनर्जी का क्वेश्चन जो है वो तो प्लांक में बन जाता है, इसमें नहीं बनता है। तो आप लोगों को ये भी बताऊंगा मैं कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो होता क्या है बेटा कि एक मेटल का सरफेस है, यहां पर डायग्राम से समझते हैं कि हमारे पास क्या है, ये मेटल का सरफेस है लेट्स से। ठीक है, इस मेटल के सरफेस पर क्या हुआ, कोई ना कोई फोटोन आ रहा है, ऐसे टकराया फोटोन, इससे आगे टकराया। अब जब मुझसे अगर कोई टकराएगा तो बेटा मुझे क्या करेगा, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा, लेकिन जो मुझसे आगे टकरा रहा है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो होनी चाहिए। जो मुझसे आगे टकराया अगर उसमें एनर्जी बहुत कम है तो मैं अपनी जगह से हिलूंगा ही नहीं भाई, और अगर मुझसे आगे कोई टकराया उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा थी, धप से टकराएगा तो मैं अपनी जगह से हिल जाऊंगा। यानी ये जो फोटोन आ रहे हैं इन फोटोन के पास क्या होनी चाहिए, कुछ मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए, ताकि टकराने के बाद इस मेटल के एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल पाए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन के निकलते ही वो किस तरफ भागेगा, उस तरफ भागेगा। तो हमने क्या किया, यहां से एक फोटोन को लेकर आए और इस फोटोन के पास कुछ मिनिमम एनर्जी थी, जिसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलता हूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हुई, वो मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से फोटोन, वो फोटोन की मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। जैसे ये टकराया इलेक्ट्रॉन निकला, अब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, इसको टर्मिनल को दे रखा है नेगेटिव, इसको दे रखा है पॉजिटिव, तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकला यहां अट्रैक्ट हो जाएगा। और कोई टाइम लैग नहीं होता, जिस मोमेंट पर फोटोन टकराएगा उसी मोमेंट पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कोई टाइम लैग नहीं होता है बिटवीन में, हम ऐसा कहते हैं। तो अपने पास ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी व्हेन फोटॉन्स ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, देखो सफिशिएंट एनर्जी, ऐरा गहरा कोई भी फोटोन टकराएगा तो ऐसा नहीं होगा, इस फोटोन के पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ मेटल सरफेस, दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या कहलाते हैं, अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और अब आप देखो, जैसे अगर भाई मैं बात करूं अपने घर की, मैं राजस्थान से हूं, तो मैं बोलूं कि भाई मेरे पास ये राजस्थान है और जैसे अभी हम लोग भोपाल में बैठे हैं, ये भोपाल है, ये राजस्थान की जमीन और ये भोपाल की जमीन है। बेटा दोनों पर जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसका वेवलेंथ सेम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। डिफरेंस क्या होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई राजस्थान में जो फोटोन आ रहा होगा उसकी स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 से ज्यादा होगी, होगी 3 इंटू 10 की पावर 8। मध्य प्रदेश भोपाल में भी 3 इंटू 10 की पावर 8 ही होगी, लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा होगा बेटा, उतने ही एरिया में ज्यादा फोटोन आ रहे होंगे, बोलो समझो, उतने ही एरिया में क्या हो रहे होंगे, ज्यादा फोटोन आ रहे होंगे। और भोपाल में क्या हो रहे होंगे बेटा, उतने ही एरिया में कम फोटोन आ रहे होंगे, इसलिए राजस्थान में गर्मी क्या लगती है, ज्यादा। और ये एक ही जगह पर ज्यादा फोटोन जो आते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटेंसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो आप सोचो, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब एक्चुअल में क्या है, मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा हूं। अब अगर फोटॉन्स बढ़ेंगे बेटा तो फोटॉन्स जो टकराएंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, है ना। तो जितना ज्यादा हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन, देखो इनको कहता हूं मैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ये उतने ज्यादा
एमिट होते जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। वर्क फंक्शन जो मैंने आपको बताया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी अपनी चाहिए फोटोन को निकालने के लिए, ऑफ फोटोन टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, वो अपना क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। आप इसमें फंडा लगाइए कि अपने पास क्या हुआ होगा, अपने पास यहां पर जब एक फोटोन आया होगा, है ना, एक कोई ना कोई फोटोन आया होगा, तो उसकी एनर्जी कहां कहां पर डिसिपेट हो गई है। उसकी एनर्जी एक तो चली गई है बेटा वर्क फंक्शन में, क्योंकि उतनी मिनिमम एनर्जी तो उसको देना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन को अगर इस फोटोन ने एनर्जी दी और बहुत ज्यादा एनर्जी दी, तो कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन में चली जाती है और बची हुई एनर्जी कहां चली जाती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, हमारा फॉर्मूला बनता है एनर्जी ड्यू टू फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी ऑफ फोटोन को आप लोग एच न्यू लिख सकते हो, वर्क फंक्शन को आप लोग एच न्यू नॉट लिखते हो, और ये हो जाएगा अपना काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखो बेटा यहां पर ये न्यू क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग फोटोन, जो फोटोन अपना आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। ये न्यू नॉट अपना क्या है बच्चों, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ, या फिर हम बोले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए वो कहलाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अगर इसी फॉर्मूले का दूसरा रूप देखूं तो न्यू को क्या लिख सकते हो आप, सी बाय लेमडा, तो ये हो जाएगा एच सी बाय लेमडा, एच सी बाय लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखो तो ये लेमडा क्या है बेटा, ये है आने वाले फोटोन का वेवलेंथ, और ये लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आप सोचो लेमडा नॉट जितना कम होगा ये एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो मुझे यहां से कॉन्सेप्चुअली क्या बात सीखने को मिली, दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों की दोनों बेटा मिनिमम होती है, इससे कम नहीं हो सकती। तो इनके लिए हम क्या बोलेंगे, मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, आने वाले रेडिएशन का कम से कम इतना तो हो। या मैं बोल रहा हूं कि यार ये कट ऑफ मार्क्स हैं, इतने तो आने ही चाहिए। ऐसे ही हम बात करें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए, तो इसमें मैं उल्टा बोलूंगा ना बेटा, क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, देखो फ्रीक्वेंसी से, है ना, फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए हम मिनिमम वर्ड काम में नहीं लेंगे, इसके लिए क्या काम में लेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग रेडिएशन। तो ये बात समझिए बेटा कि इससे ज्यादा वेवलेंथ हो गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी ना, इससे ज्यादा वेवलेंथ हो गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी एनर्जी कम हो जाएगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं। अब मैं स्किप करके आप लोगों को इस क्वेश्चन के ऊपर लेकर जा रहा हूं फटाफट से, जिस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं, इस वाले क्वेश्चन पर समझते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में मैं बोलूं कि भाई लाइट 300 नैनोमीटर की आ रही है, ठीक है, 300 नैनोमीटर की लाइट यानी 300 नैनोमीटर का फोटोन आ रहा है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी हो जाएगी बेटा, डायरेक्टली निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो हो जाएगा 12400 अपॉन में लेमडा, लेमडा किस में रखता हूं, आर्मस्ट्रॉन्ग में रखता हूं। तो अब आप देखिए अपने पास क्या है, 300 नैनोमीटर है, क्या मैं इसको 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकता हूं, ये की तो बात है ना यार। इसमें अगर आप 10 की पावर -9 कर रहे हो तो 10 की पावर -9 से क्या लिखोगे इसको, 300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो आप इसको 3000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर भी तो लिख सकते हो। तो ये तो क्या हो गया आपका 300 नैनोमीटर, और ये क्या हो जाएगा 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये यहां पर रखा, सॉल्व किया तो कितना जाएगा भाई, ये 4 टाइम्स जाएगा, यानी 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो भैया जो फोटोन आ रहा है उस फोटोन की मिनिमम वेवलेंथ कितनी है बेटा, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इतना सा फंडा। अब अगर 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका वर्क फंक्शन देखो कितना है, 2.4 है ना, तो 2.4 तो ये खा जाएगा, तो इसमें क्या होगा बेटा 4.1 माइनस 2.4। क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे बतानी है। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फोटोन की एनर्जी और वर्क फंक्शन का डिफरेंस ही तो होता है बेटा, मैक्सिमम टाइम काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन बना है। तो आप यहां से देखो कि 4.1 तो आ रहा था -2.4, यहां पर 4.1 था -2.3, यहां पर 4.1 था -2.2 एंड सो ऑन। तो अपने पास कौन कौन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, लिथियम शो करेगा। कब शो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब आने वाले फोटोन की एनर्जी ज्यादा हो थ्रेशोल्ड एनर्जी से या वर्क फंक्शन से, है ना। तो इसकी वर्क फंक्शन लिखे तो अपने फोटोन की एनर्जी 4.1, इससे ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है, यानी ये दोनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करेंगे बेटा। और ये चारों
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लेंगे। बहुत प्लेन एंड सिंपल सी बात है। अब अपनी बात करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो देखो, ग्राफ में जब हम बोलते हैं तो अपने पास यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं बोल सकता हूं एनर्जी ऑफ फोटोन। बेटा हर फोटोन थोड़ी ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं। अगर फोटोन की एनर्जी बहुत कम है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कुछ मिनिमम एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना भाई। अगर एनर्जी जीरो है फोटोन की तो काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। आपने क्या किया, एनर्जी और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। अब किसी एक पॉइंट पर क्या हुआ बेटा, इस पॉइंट पर जो फोटोन की एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। यानी हाँ, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है। अब इससे ज्यादा अगर एनर्जी बढ़ाई आपने फोटोन की तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अगला क्या है, इंटेंसिटी। अभी अभी आप लोगों को बताया था इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन। मानो कि भी किसी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है और किसी क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट है, दो अलग अलग क्लासेस है। यहाँ 50 स्टूडेंट है या 5 स्टूडेंट है। 50 स्टूडेंट जो है उनके मार्क्स 40 से कम आए और पांचों के पांचों स्टूडेंट जो है उनके मार्क्स दूसरी क्लास में 58 आ रहे हैं या 60 के अबव आ रहे हैं। तो बेटा ज्यादा इंटेंसिटी कौन से स्टूडेंट्स की है, जिनमें 50 बच्चे हैं। लेकिन 50 के 50 की एनर्जी क्या है, 40 से कम है। यानी पासिंग मार्क्स कितने थे, 40, उससे कम है। यानी वो 50 के 50 स्टूडेंट फेल हो जाएंगे और वो 5 के 5 स्टूडेंट जो उनके 40 से ज्यादा है तो उनके मार्क्स ज्यादा है तो सब पास हो जाएंगे। तो बेटा नंबर ऑफ फोटोन से कभी भी एनर्जी चेंज नहीं होती। अगर मुझसे बहुत सारे फोटोन आके टकराएंगे लेकिन उन सभी फोटोन की एनर्जी क्या है, कम है, तो बेटा मैं अपनी जगह से हिलूंगा ही नहीं। लेकिन अगर एक भी फोटोन ऐसा आया जो कि बहुत ताकतवर है तो वो मुझे अपनी जगह से हिला देगा। तो इंटेंसिटी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, ये कांस्टेंट रहती है। फोटोन की एनर्जी से फर्क पड़ता है। अगला क्या है, काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा आप देखो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रॉन एक बार निकल गया है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, समझना भाई, ये इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपोजिट पोटेंशियल मैंने लगाया। यहां पे तो कौन सी प्लेट लगा दी, माइनस, और यहां कौन सी प्लेट लगा दी, प्लस। अपोजिट पोटेंशियल, ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन ना निकले। वो अपोजिट पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बेटा इसमें तो मैं यही बोलूंगा ना कि जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की उतना तेजी से वो निकलेगा और उतना ज्यादा ही मुझे क्या लगाना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो तीनों ग्राफ को ध्यान से देखो। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसी है तो बेटा ये डायरेक्ट जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला हमारा जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूमेरिकल के ऊपर। नीट 2022 में आया हुआ सवाल है, ध्यान देंगे सब लोग। When a radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of metal, electrons are emitted with the kinetic energy of 1.68 into 10 की पावर 5 जूल पर मोल। देखो बेटा जूल पर मोल, तो हमारे पास जो रेडिएशन आ रहा है, वेवलेंथ जो आ रही है वो 300 नैनोमीटर की है। तो एक बार हम वो एनर्जी निकाल लेते हैं। वो एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, 300 नैनोमीटर का मतलब 12400 अपॉन में 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। मेरी तो आदत है कि मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालता हूं। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4.1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल में। मेरी आदत है कि भाई अभी क्वेश्चन में कुछ खास हमसे पूछा नहीं है, ऑप्शंस में अगर जूल हो तो जूल देखेंगे, वो लास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी हमको ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक फोटोन की एनर्जी है बच्चों। यहां पर क्या लिखा है, पर मोल। तो मेरे पास एक मोल फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक मोल फोटोन की एनर्जी हो जाएगी 4.1 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो कितना हो गया भैया, 6 हो गया। तो 24 के आसपास अप्रोक्सीमेट 24 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सभी फोटोन्स की मिलाकर एनर्जी हो गई है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड हुए उनकी काइनेटिक एनर्जी 1.68 इंटू 10 की पावर 5 है। समझना बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए उनकी काइनेटिक एनर्जी 1.68 इंटू 10 की पावर 5 है। तो बच्चों ये तो सीधी सी बात है ना कि यहाँ पर एनर्जी किस में दिया है, जूल में। तो अब हमको इसको भी किस में कन्वर्ट करना चाहिए, जूल में। तो 24 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 सॉरी 24 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये जूल में आ गया है ना। और जब हम इसको निकालेंगे बेटा तो ये अपना पूरा आंसर जूल में आएगा। क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि ये भी जूल में है। पूछा क्या है मुझसे, पूछा है भाई मुझसे मिनिमम एनर्जी नीडेड। तो मिनिमम एनर्जी का मतलब वो क्या पूछ रहा है यार, थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछ रहा है ना। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा, अपना फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन
इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा फोटोन की एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी माइनस माइनस कर दूंगा तो थ्रेशोल्ड आ जाएगा ना। तो ये अपने पास क्या आया है, ये अपने पास आया है देखो फोटोन की एनर्जी, है ना। ये क्या चीज आई है बेटा, ये आई है अपने पास फोटोन की एनर्जी, समझना, ये फोटोन की एनर्जी आई है 1 मोल फोटॉन्स की। काइनेटिक एनर्जी जो है हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 1.68। तो हम डिफरेंस निकालेंगे कि भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी। ये जो एनर्जी है इसको भी निकाल लेते हैं, 24 इंटू 1.6 के आसपास है, तो ये भाई मेरा बन जाएगा लगभग लगभग 4 के आसपास आएगा ये, है ना। तो 4 इंटू 10⁵ जूल पर मोल आ जाएगा एप्रोक्स। अब ये मेरी एनर्जी आई और थ्रेशोल्ड कितनी हो जाएगी, थ्रेशोल्ड हो जाएगी जो एनर्जी फोटोन की थी और जो एनर्जी इन्होंने हमको दिया काइनेटिक एनर्जी उसका डिफरेंस। तो 10⁵ को कॉमन ले लेंगे, 4 माइनस 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल कितना आ जाएगा भाई और बहनों, ये आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻, है ना, 1.7 मान लेना, अप्रोक्स में खेल रहा हूं मैं, 5 जूल पर मोल। तो ध्यान दे बेटा, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था नीट 2022 का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें चैलेंजिंग पार्ट ये था कि भाई मुझे पर मोल में कन्वर्ट करना था। तो अगर एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो बेटा 1 मोल के लिए हम केवल क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, समझे। तो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन एक बार और बना था। 2 तरह के पेपर होते हैं, एक तो अपना जो इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ओवरसीज वालों के लिए होता है। ये वाला क्वेश्चन ओवरसीज वालों के लिए था। क्या पूछा जा रहा है, मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेडिएशन है, पावर 1 मेगावाट का है। मेगा का मतलब कितना होता है, मेगा का मतलब होता है बेटा 10⁻3, तो 10⁻3 वॉट पावर है। अब अगला अपने पास क्या हो जाएगा कि भाई ये इतनी पावर जो है, एक्चुअल में हम तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं ना, Hc/λ, तो एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। अब देखो ये पावर इन्होंने कितने टाइम के लिए लगाया, इन्होंने कहा कि ये पावर हमने 0.1 सेकंड के लिए लगाया। तो 10⁻3 इंटू 0.1 यानी एक्चुअल में कितना है बेटा, 100 जूल का पावर हमको मिला। और इस पावर को किसने दिया, फोटॉन्स ने दिया, जिनका वेवलेंथ कितना था, 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कितने फोटॉन्स एमिट हुए होंगे, यानी एन की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो बेटा मैं एक काम कर लेता हूं कि भाई सबसे पहले जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, मेरी तो आदत है मुझे खुजली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने की, आसान पड़ता है यार, है ना, क्यों फालतू में इतनी मेहनत करना। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। तो स्ट्रेटेजी ये होती है, कोई टीचर नहीं सिखाता स्ट्रेटेजी, मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला करो, फिर जूल में जाया करो, आसान होता है। तो अपने पास 100 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर है, तो 12400 और 1000 अगर ये नैनोमीटर है, आई सपोज ये 1000 नैनोमीटर नहीं होगा, 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, ये मुझसे ही मिसप्रिंट हो गया। तो 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग अगर ये है तो बेटा इसको डिवाइड करूंगा 1000 को, डायरेक्ट ये आर्मस्ट्रॉन्ग में रखता हूं, ये जाएगा 0000 और 124/10 कितना हो जाएगा बेटा मेरा, ये हो जाएगा 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 12.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, हो जाएगा। आप चाहो तो 124 इंटू इसको भाई 12 ले लो और इसको 2 ले लो, थोड़ा सा इसमें कम करो, थोड़ा सा इसमें बढ़ाओ, देखो क्या कर रहा हूं मैं, 12.4 को 12 ले रहा हूं, अप्रोक्स में करूंगा, और 1.6 को 2 ले रहा हूं, 0.4 इसमें से कम कर रहा हूं, 0.4 इसमें बढ़ा रहा हूं, तो 12 दुआ 24 के आसपास मेरे पास आ जाएगा। 24 इंटू 10⁻⁻19 जूल के आसपास मेरे पास एक फोटोन की एनर्जी है बेटा, है ना। तो देखो कितना इजीली कैलकुलेट हो गया 2 लाइन में। अब अगर आप वो लगाते तो लंबा हो जाता। अब इसमें देखो कि उसने क्या कहा कि कितने फोटॉन्स एमिट हो जाएंगे भैया, तो हम बोल रहे हैं कि यार एक फोटोन की एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू NhC/λ, है ना, या फिर एक फोटोन की एनर्जी होती है E इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और ये पूरी एनर्जी मिलके कितनी हो रही है बेटा, 100 जूल के बराबर। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे 100 जूल के बराबर, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी आ रही है, वही तो अपने को पूछा है, एक फोटोन की एनर्जी है 24 इंटू 10⁻⁻19, सामने है 100, तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हो जाएंगे, अपॉन में ले जाऊंगा, तो ये हो गया बेटा 100 इंटू 10⁻⁻19 से ऊपर आ जाएगा 10⁻19 और 1/24, है ना, जगह कम है, बाकी मैं बता देता हूँ 1/24 को 1/25 मानो, है ना, 100/25 करना, 100/25 क्या देगा, या फिर 1/100/25 क्या देगा 4, और 100 किया है तो यहाँ पर 10 की पावर में से 2 कम कर देना,
ठीक है। तो अपने को कैलकुलेशन में जो है ना कभी भी हारना नहीं है। हम जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी आदत होनी चाहिए लास्ट तक कैलकुलेट करने की। टीचर्स की आदत होती है लास्ट तक कैलकुलेट करने की, जिन टीचर्स की आदत होती है लास्ट तक कैलकुलेट करने की, उनके स्टूडेंट्स की भी आदत होती है लास्ट तक कैलकुलेट करने की। तो मेरा हमेशा यही रहेगा कि मैं हर न्यूमेरिकल को लास्ट तक करूं, ताकि तुम लोगों को अप्रोच पता लगे कि मैं कैसे कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले ई इक्वल टू एच बाय लेमडा नहीं लगाया, मैंने क्या लगाया, 12/400 अपॉन लेमडा आर्मस्ट्रॉन्ग का, पहली चीज। उसके बाद फिर मैं आगे चलाऊं, क्योंकि फिर बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाती है चीज। ओके, चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर, बहुत फेमस मॉडल है। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर ही टिका हुआ है। यहां पर क्या बोला है कि भाई ये केवल एप्लीकेबल है किसके ऊपर, हाइड्रोजन, हीलियम और हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2, यानी जिनके पास केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऐसी स्पीशीज के ऊपर ही ये वैलिड है, और किसी के ऊपर वैलिड नहीं। पॉस्टुलेट नंबर 1 क्या है कि न्यूक्लियस जो है केवल सेंटर पर लाई करेगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, और फिर बोला जा रहा है कि उस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। फिर ये तो रदरफोर्ड ने भी बोल दिया था ना कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। हम तो ये पूछ रहे हैं कि रिवॉल्व क्यों कर रहा है, ऐसा स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, क्यों मैक्सवेल की थ्योरी यहां पर सेटिस्फाई हो चुकी है। क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा, करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा तो बेटा उसकी वजह से तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाना चाहिए। फिर बोहर ने बोला कि यार एक्चुअल में क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जब कर रहा है तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो अंदर वाला फोर्स लग रहा है और एक बाहर वाला फोर्स लग रहा है। ये अंदर वाला फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव पुल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस पर अगर मैं मान लो प्लस जेड चार्ज है तो ये हो जाता है के जेड स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है, के जेड स्क्वायर अपॉन में आर, ये अपना फोर्स हो जाता है आर स्क्वायर। और ये है भाई अपना F2, ये क्या है भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की तरफ होता है, ये होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। ये दोनों फोर्सेस जो है क्या हो चुके हैं भाई, बैलेंस हो चुके हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन वहीं पर राउंड 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 क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। फिर मैक्सवेल ने बोला कि यार अगर इस इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज किया तो उसके ऊपर भी पॉस्टुलेट है, वो आगे बताऊंगा, ये वाला पॉस्टुलेट है उसके ऊपर, कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहीं पर है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन था मान लो, ठीक है, इस पॉइंट से इस इलेक्ट्रॉन ने अगर एनर्जी को रिलीज किया, तो एनर्जी को रिलीज किया तो मैक्सवेल के हिसाब से क्या होगा, वो अंदर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल वो अगली ऑर्बिट में आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज किया तो वो और अंदर वाली ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसने एनर्जी को गेन किया तो ये क्या होगा, बाहर वाली ऑर्बिट में चला जाएगा, और एनर्जी को गेन किया तो ये और बाहर वाली ऑर्बिट में चला जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करता जाएगा, वही यहां पर लिखा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करता जाएगा तो वो अंदर वाली ऑर्बिट में आता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करता जाएगा तो बाहर वाली ऑर्बिट में आता जाएगा। अब देखो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है हमारा ऑर्बिट नंबर 1, कभी अगर टर्म मिले। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अपना क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है बेटा अपना ऑर्बिट नंबर 2, इसको मैं बोलूंगा अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये वाली ऑर्बिट नंबर 2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट हमारा क्या होता है, ऑर्बिट नंबर 3। तो मैं बोलूंगा कि अगर मेरे पास nth एक्साइटेड स्टेट है, nth, अगर मेरे पास nth एक्साइटेड स्टेट है तो इसका मतलब ऑर्बिट नंबर क्या होगा एक्चुअल में n+1, nth +1, ठीक है। तो अगर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है तो वो सिक्स ऑर्बिट में है, सेवंथ एक्साइटेड स्टेट है तो वो एट्थ ऑर्बिट में है। ये इतनी सी थीम होती है। तो अपने पास सेकंड पोस्टुलेट क्या था, थर्ड पोस्टुलेट पर हम चले गए थे। सेकंड पोस्टुलेट ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन, अब ये तो बता दिया कि ऑर्बिट में घूमेगा, कौन सी ऑर्बिट होगी भाई, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ घूम सकता है, यहाँ घूम सकता है, यहाँ घूम सकता है, क्या यहाँ बीच में घूम सकता है, किसी ने ऐसे पूछा। तो बोहर अंकल ने बोला, इसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, ये उनका एक्सेप्शन भी बना, डीमेरिट भी बना। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल वहीं पर घूमेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का क्या होगा, मल्टीपल होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगी। मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है L, जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम को mvr, वो क्या होगा बेटा, h/2π का होल नंबर होना चाहिए। ये n की वैल्यू जो है 1 2 3 इस तरह से आनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन का आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो किसी जगह पर और वो एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल आ रहा है, तभी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम पाएगा। नहीं आया समझ में, बिल्कुल नहीं आया, ये कंफ्यूज करता है ये वाला पार्ट बहुत। तो देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, लेट से इलेक्ट्रॉन के अलग अलग मोमेंटम है मेरे पास, और मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रॉन मोमेंटम इन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मोमेंटम दे रहा होगा तो इनमें से कौन सा मोमेंटम किसी ऑर्बिट में आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन के अलग 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 मोमेंटम हो सकते हैं, लेकिन ऑर्बिट के अंदर कौन सा मोमेंटम होगा वो अपने को निकालना है। तो जैसे मैंने यहां दे दिया भाई 0.5 h/π,
हमने ले लिया 2.5 h अपॉन 2 पाई, हमने लिया बच्चों 2.5 h अपॉन पाई, अगला गया 3.5 h अपॉन पाई। तो अब आप देखो, आपको तो क्या करना है, आपको तो एंगुलर मोमेंटम चाहिए था h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल। क्या मैं 0.5 h अपॉन पाई को लिख सकता हूं, अगर मैं h अपॉन 2 पाई करना चाहता हूं तो 0.5 से भी क्या कर दूं बेटा, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दूं। भाई 2 नीचे भी मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं। कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 1, यानी h अपॉन 2 पाई। क्या मल्टीपल आ रहा है h अपॉन 2 पाई का? हाँ आ रहा है। क्या आ रहा है मल्टीपल? 1। तो यस, ये एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है। अगले में देखिए 2.5 h अपॉन 2 पाई। अब देखो बेटा, यहां पर ये होल नंबर नहीं है, h अपॉन 2 पाई तो है ही सही ना अपने पास, देखो ना। लेकिन h अपॉन 2 पाई होने के बाद उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, यानी ये मोमेंटम नहीं हो सकता। अगले में देखें, यहां पर 2.5 h अपॉन पाई है, तो मैं h अपॉन पाई लाया, इससे 2 मल्टीप्लाई किया और 2.5 से भी 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये तो कितना हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा बच्चों h अपॉन 2 पाई। तो कितना आ रहा है 5h अपॉन 2 पाई, यानी ये इलेक्ट्रॉन जब ये मोमेंटम शो करेगा तो एक्चुअल में 5th नंबर के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, क्योंकि यहां पर नंबर 5 आ रहा है, h अपॉन 2 पाई के आगे क्या आ रहा है ये देखना है। ऐसे 3.5 h अपॉन पाई है, तो मैं अगर इसको h अपॉन 2 पाई करूंगा, h अपॉन 2 पाई, तो 3.5 से क्या मल्टीप्लाई करूंगा 2, क्योंकि नीचे भी 2 मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू h अपॉन 2 पाई। तो क्या आ रहा है भाई, ये 7th ऑर्बिट में घूम रहा है। इस तरह से पता करते हैं। मोमेंटम ये भी हो सकता है, देखो ये मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, ये हो सकता है मोमेंटम, लेकिन इस मोमेंटम के टाइम वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहा होगा, ये एनसीईआरटी कहना चाहती है। भली भांति सारे टीचर्स ये बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन का ही मोमेंटम कभी नहीं होगा। अरे यार, तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन तुम्हारी गाड़ी किसी एक लाइन में मूव करेगी, किसी एक ऑर्बिट में जब भी मूव करेगी, जब उसका मोमेंटम इस तरह का हो, h अपॉन 2 पाई का होल नंबर मल्टीपल आए, ये बोलना चाह रहे थे वो। चलिए, तो अपने पास जो बोहर्स मॉडल के न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटा, वो इन सभी फॉर्मुलाज के ऊपर बनते हैं। रेडियस जो होता है 0.529 n स्क्वायर बाय z होता है। मेनली आपको याद रखना है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर बाय z के। ऐसे वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z बाय n। एक्चुअल में वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n। जब क्वेश्चन मिलेगा ना, तो बेटा पूरा न्यूमेरिकल आज तक देखो इतनी बार नहीं आया। जब आप नीट 2025 आप लोगों ने दिया तो उसके पहले पीवाईक्यूज लगाए होंगे, तो आप लोगों को पता लगा होगा कि इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आती जिसमें पूरी पूरी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। उल्टा ऐसे न्यूमेरिकल्स आए जिसमें एक का पता हो और दूसरे का निकालना हो, है ना, एक का पता हो दूसरे का निकालना हो, वो मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन कैसे आए थे। तो ये इस तरह का है। एनर्जी के फॉर्मुले बहुत सारे होते हैं देखो तुम्हारे सामने, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 13.6 z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और ये याद रखिए आगे माइनस है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है अट्रैक्शन को, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी कम होती है। देखो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, यहां से समझो कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट। फॉर्मूला क्या है, -13.6 z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो -13.6 z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, z क्या हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑर्बिट एन भी क्या हो जाएगा 1, एनर्जी आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। जितना ज्यादा माइनस में होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है तो उसको बहुत तगड़ा अट्रैक्शन मिल रहा होगा भाई। ठीक है, अब अगले में गया तो बेटा एन की वैल्यू क्या रखूंगा 2 रखा, तो सॉल्व करने पर एनर्जी आ रही है -3.4, तो यहां पर एनर्जी 3.4 आ गई, यानी अट्रैक्शन कम हो गया। अगले में गया थर्ड वाली ऑर्बिट में, तो एनर्जी 1.5 रह गई, क्योंकि यहाँ एन की वैल्यू 3 रखी होगी। तो अब आप एक चीज समझिए कि सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट में किसकी एनर्जी ज्यादा है, सेकंड ऑर्बिट की, क्योंकि नेगेटिव में आंसर कम है ना। तो -3.4 माइनस -13.6 करूंगा तो बीच का गैप कितना आ रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है। ऐसे ही जो थर्ड ऑर्बिट है और जो सेकंड ऑर्बिट है, उसमें थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी, इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ऐसे ही बेटा फोर्थ ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के बीच का गैप कितना आता है, 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो आप एक चीज देखो ना कि एक्चुअल में जो गैप है, एक्चुअल में जो ये गैप है, ये गैप क्या होता जा रहा है बेटा, छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो हमने यहां से क्या ऑब्जर्वेशन लिया कि जैसे 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 हमारे पास n की वैल्यू बढ़ती जाती है, n का मतलब ऑर्बिट नंबर, एज द ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। अगर आप देखोगे तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? 1/0। जब आप इस फॉर्मूले में n की जगह पर 1/0 पुट करोगे ना, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा? जीरो आ जाएगी। इस जगह पर 1/0 पुट करो, एनर्जी कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। यानी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी ज्यादा नहीं हो सकती। मिनिमम कितनी हो सकती है? -13.6। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 0। देखो यहां लिखा है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी से अपोजिट होता है। फॉर्मूला क्या होता है भाई अपना? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, लेकिन साइन दोनों में अपोजिट होता है। और पोटेंशियल एनर्जी के साथ साइन क्या होता है बेटा? सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 होता है। तो जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं टोटल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि नेगेटिव में आंसर कम होता है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है क्योंकि नेगेटिव में आंसर कम होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी घटती है क्योंकि पॉजिटिव में आंसर कम होता है। समझे क्या? ठीक है। तो अपने पास यहां से यहां जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। अगला, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। एनर्जी गैप क्या होता है? ऑर्बिट्स के बीच में छोटा होता जा रहा है। अभी बताया, और छोटा हो जाएगा, नमस्कार ही हो जाएगा थोड़ी देर आगे जाकर। तो बेटा सीखने वाली बात क्या है कि अगर फोटोन को यहां से यहां जंप करना है ना, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। और यहां से यहां जंप करना है तो कम एनर्जी चाहिए। यहां से यहां और कम एनर्जी चाहिए, यहां से यहां और कम एनर्जी चाहिए। तो जितना ज्यादा ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में जंप करना क्या होता जाएगा? इजी होता जाएगा अगल बगल के ऑर्बिट्स में। तो क्वेश्चन लेते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन गृह कार्य के लिए रहेंगे, जैसे ये वाला होमवर्क के लिए स्टार्टिंग के 2 में ट्राई करता हूं। समझेंगे बेटा कि हमारे पास पूछा जा रहा है कि भाई रेडियस रेशियोस निकालें। किसका? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। आप मुझे बताइए, तीनों में हाइड्रोजन है, तो जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रेडियस का 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, तो आप सोचिए ना, इन तीनों के लिए 0.529 वाला पार्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। इन तीनों के लिए जेड वाला पार्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि तीनों का जेड क्या है? सेम है। तो यानी इन तीनों के लिए जब भी रेशियो लगाते हो, जब भी रेशियो या कंपेयर करते हो, तो केवल ये देखो क्या चीज चेंज हो रही है? इनका ऑर्बिट नंबर चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट वाले में मैं बोलूंगा रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 स्क्वायर इज 2, यहां पर 2 स्क्वायर इज 2, यहां पर 3 स्क्वायर। अप्रोच देख लो। तुम लोग क्या करते हो? पूरा फॉर्मूला बार बार लगाते हो, टाइम वेस्ट हुआ, कोई मतलब नहीं निकला। जब भी रेशियो का क्वेश्चन बन रहा है, याद रखना पूरा फॉर्मूला नहीं लगाते। जो कॉमन पार्ट है, जो सभी फॉर्मुलों में आने वाला है, उसको इग्नोर करो, और जो सभी फॉर्मुलों में चेंज हो रहा है केवल उसी को लो। तो ये क्या हो जाएगा? रेशियो 1:4:9। अब यहां देखो, लिथियम है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, यानी जेड चेंज हो रहा है। 2 है, 2 है, 2 है, यानी ऑर्बिट नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो मैं लिखूंगा भाई यहां से रेडियस इज इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। हम बोलेंगे सर तीनों में 529 आएगा, हटा दो इसको। तीनों में एन स्क्वायर आएगा, हटा दो इसको। तो सर केवल बच रहा है रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, बस इतना सा बच रहा है। तो पहले वाले का हमारे पास क्या है भाई? जेड की वैल्यू हम लिखेंगे 1/, लिथियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर बेटा? 3 इज टू 1/2 इज टू 1/1। और मिनिमम रेशियो ले लेंगे 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। तीसरा वाला ग्रह कार्य के लिए यहां पर बात करते करना है, लेकिन ये क्वेश्चन है ना होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यूं ही हवा में। ईमानदारी से करो, हम लोग तुम्हारे साथ 100% डेडिकेशन से लगे हुए हैं। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम भी 100% डेडिकेशन से लगो, है ना? इधर उधर की बात देखो, अभी तक मैंने नहीं की है। जब से पढ़ाई जा रहा हूं, तुम लोग ये देख रहे हो कि जो स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास की तरह, उनकी तरह ही पढ़ा रहा हूं मैं। मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं मोटिवेशन दूं। मेरा पढ़ाना ही तुम लोगों के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। मेरे ऊपर विश्वास ही तुम लोगों का मोटिवेशन होना चाहिए कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उसके हिसाब से मार्क्स बनेंगे, है ना? प्रैक्टिस अपनी होगी, मेंटरशिप क्लासेस जब लगेगी तब प्रैक्टिस अपनी होगी। ठीक है, चलो। तो अपना यहां से देखो, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1:4। देन ऑर्बिट्स में भी उसने कहा रेशियो जो है, ऑर्बिट दो ऑर्बिट्स है, उनका रेशियो क्या आ रहा है? रेडियस का 1:4 आ रहा है। तो दोनों ऑर्बिट्स कौन सी हो सकती है? के एल एम एन, यानी ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 होगा क्या? आप मुझे बताओ, से हाइड्रोजन रखा है दोनों में। तो मैं जब लिखूंगा फॉर्मूला 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, तो 0.529 तो दोनों ऑर्बिट्स के लिए सेम है, और ऑर्बिट नंबर चेंज हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन सेम है। तो मैं क्या बोलूंगा? रेडियस 1/रेडियस 2 इज इक्वल्स टू
पहले वाले का ऑर्बिट अपॉन दूसरे वाले के ऑर्बिट का स्क्वायर। तो आप देखो ना, N1 और N2 की जगह क्या रखना है ताकि 1:4 आ जाए। मैं बेटा 1:2 रख सकता हूँ क्या? हाँ रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। क्या मैं यहाँ पर 2:4 रख सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ये वापस से 1:4 आ जाएगा। यानी बेटा K और L भी सही है और L और N भी सही है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? बोथ A एंड C। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई अपने पास। ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा होमवर्क के लिए है, आप लोग इसको देखें, बिल्कुल सेम है, बस ध्यान रखना जैसा रेशियो का क्वेश्चन करवाया है वैसे ध्यान रखना है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है n इज इक्वल्स टू 3। थर्ड ऑर्बिट में जो भी एक्साइटेड स्टेट होती है ऑर्बिट नंबर उससे एक ज्यादा होता है ना। घर पे ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन है द वन इलेक्ट्रॉन स्पीशी हैविंग आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो स्पीशी कौन सी होगी? बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अपना? आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 जेड स्क्वायर। इसमें एन की वैल्यू हट जाती है और प्लस आ जाएगा, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर। उन्होंने क्या कहा कि ये वैल्यू किसकी है? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, तो जेड क्या होगा? जेड पता लग जाएगा, तो एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा। तो जेड मेरा क्या आ रहा है बेटा? 54.4 अपॉन में 13.6, और इसका क्या ले लूंगा मैं? 1/2 रूट ले लूंगा। तो 13 to 26, और हमारा कितना जा रहा है? ये 4 टाइम्स जा रहा है, तो 4 का रूट कितना आ जाएगा? 2। तो एटॉमिक नंबर 2 जिसका है वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी अपना शॉर्ट में रिवीजन हो गया। चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। भाई हमने ये बोला कि हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके अलग 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 ऑर्बिट्स में ट्रांजिट कर सकता है। अरे भाई अभी तो पोस्टुलेट में बताया कि अपने पास जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा, एक ऑर्बिट से जब हायर ऑर्बिट में आ गया, हायर से लोअर में आएगा तो एक फोटोन रिलीज करेगा, और लोअर में आएगा तो ये एक फोटोन रिलीज करेगा। अरे फोटोन होता क्या है? फोटोन आपका एनर्जी तो होता है। तो जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी की लाइंस जो हमको मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास वो 7th ऑर्बिट में था, 7 से फर्स्ट में आता है, 6 से फर्स्ट में आता है, कहीं से भी आ रहा हो फर्स्ट में आता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाती है हमारी लाइमन सीरीज। कौन सी कहलाती है? लाइमन सीरीज। ऐसे अगर वो कहीं से भी आ रहा हो, हायर ऑर्बिट कुछ भी हो, लेकिन आ रहा है वो कहां पर? सेकंड वाली ऑर्बिट में आकर वहीं गिर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अपना बाल्मर सीरीज। ऐसे अपने पास बेटा वो कहीं से भी आ रहा हो, थर्ड में गिरे, तो क्या कहलाएगा? अपना पार्शन सीरीज एंड सो ऑन। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है? वो कहीं से भी आए, कहीं से भी आए। N2 का मतलब क्या होता है? हायर। देखो कहीं से भी आए लेकिन गिरे कहां? फर्स्ट वाले में। कहीं से भी आए गिरे कहां? सेकंड वाले में। कहीं से भी आए गिरे कहां? थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में। तो इन सभी सीरीज का नाम होता है लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। लाइमन जो होता है इसके लिए हम बोलते हैं कि कहां पर एग्जिस्ट करता है? ये सारी लाइंस कहां एग्जिस्ट करती है? यूवी रीजन में एग्जिस्ट करती है। बाल्मर कहां एग्जिस्ट करता है? विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करता है। लेकिन बाल्मर की स्टार्टिंग की 4 लाइन ही विजिबल में होती है बेटा, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है। पास्टन किस में एग्जिस्ट करता है? इंफ्रारेड में एग्जिस्ट करता है। और ये सब किस में जाते हैं बेटा? ये सब फार इंफ्रारेड में जाते हैं। तो अगर कभी हमसे इंफ्रारेड का पूछा है तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे, पास्टन से हम्फ्री तक। ठीक है। अब इनकी जो ये लाइंस बन रही है भाई, ये फोटॉन्स ही तो है। इन फोटॉन्स की वेवलेंथ होती होगी कुछ ना कुछ, तो इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारा रेडबर्ग फॉर्मूला से निकलता है, दैट इज वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 यहां पर क्या होता है? लोअर एनर्जी ऑर्बिट। n2 क्या होता है बेटा? हायर एनर्जी ऑर्बिट। चलिए आगे बात करें तो कभी कभी हमसे ये भी पूछ सकता है कि टोटल लाइंस कितनी होंगी। जैसे बेटा यहां से यहां के बीच में और भी लाइंस हो सकती है, सारी नहीं बनाई मैंने। अगर मैं 7 ऑर्बिट और 1 ऑर्बिट के बीच में टोटल लाइंस बनाना चाहूं तो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एन प्लस 1/2। तो 7 और 1 का डेल्टा एन क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? 7 माइनस 1 6, तो हो जाएगा ये 6 इंटू 6 प्लस 1/2। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये कटा भी अपना कितना? 3 टाइम्स, और कितना हो जाएगा? 7 या 21, 21 लाइंस मुझे टोटल मिलेंगी। अभी तो मैंने कुछ बनाई है, कुछ और पॉसिबल है। आगे फाइंड रेशियो ऑफ लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मिनिमम। देखो बेटा लैम्डा मैक्स होने का मतलब क्या है? लैम्डा मैक्स होने का मतलब है, लैम्डा मैक्स होने का मतलब है एनर्जी मिनिमम
क्योंकि जितनी ज्यादा वेवलेंथ एनर्जी क्या होगी उतनी कम होगी, लेमडा मैक्स जितना ज्यादा एनर्जी उतनी कम। और लेमडा मिनिमम का मतलब क्या होता है बच्चों, लेमडा मिनिमम का मतलब होता है एनर्जी मैक्स। ठीक है, तो अगर वो बोल रहा है कि रेशियो निकालो लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम का, तो एक्चुअल में रेशियो निकालना है किसका, एनर्जी मिनिमम अपॉन एनर्जी मैक्सिमम का। किसके लिए, लाइमन के लिए। लाइमन के लिए मिनिमम एनर्जी कौन सी होती है भाई, मिनिमम एनर्जी होती है लाइमन के लिए जो सबसे छोटी लाइन है, कौन सी होगी, 1 से 2 वाली। और मैक्सिमम एनर्जी कौन सी होगी, 1 से इनफाइनाइट वाली। तो फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा, लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम यानी एनर्जी मिनिमम अपॉन में एनर्जी मैक्स। तो फॉर्मूला क्या होगा इसके हिसाब से, लेमडा का फॉर्मूला क्या जाता है देखो, 1 अपॉन लेमडा, लेमडा से ये पूरा टर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेमडा से ये पूरा टर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या लगाओगे यहां पर, ऊपर की तरफ जाएगा इसके हिसाब से, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन, अब इसके हिसाब से देखो क्या रखूंगा, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, लेमडा मैक्स के हिसाब से, है ना, ये आ जाएगा अपना 1 से इनफाइनाइट, यानी आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर, ये कटेगा, इसको सॉल्व करते अपना आंसर आ जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, फॉर विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेमडा विल बी सेम एज दैट ऑफ हीलियम प्लस इन ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 2। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, पहले 4 से 2 का ट्रांजिशन जो हो रहा है उसकी वजह से वेवलेंथ निकालो, और फिर वैसा वेवलेंथ किसका आ रहा है वो करो। ये है आम जिंदगी। मेंटो जिंदगी अपनी क्या है बेटा, कि आप सबसे पहले वेवलेंथ निकालें फॉर 4 to 2 ऑफ हीलियम प्लस, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि यार वेवलेंथ जो है इनमें से कौन सा वाला हो सकता है वो, तो यार सेम करना है ना वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ दोनों सेम होनी चाहिए तो रेशियो कैसा आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब आप देखो कि 4 से 2 हीलियम प्लस के लिए, और वो बोल रहा है कि भाई अगर इन विच ट्रांजिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन के लिए वो कौन सा हो जाएगा, एक्स से वाई, ये पता करना है। तो आप सारे फॉर्मूले में आर वगैरह तो कट जाएगा, जेड दोनों का चेंज रहेगा, 1 अपॉन N1 1 अपॉन N2 से चेंज रहेगा। तो इसको सॉल्व करके इसको निकालना है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, पूरा सॉल्व नहीं करना, होमवर्क के लिए है, कमेंट्स में जरूर रखना बच्चों, क्योंकि ईमानदारी से देखो बोल रहा हूं मैं लगभग आधे घंटे से तुम लोगों से, ये इतनी ईमानदारी चाहता हूं कि तुम मुझे ये जरूर बताओ कि भाई इतना हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो यार तुम कमेंट्स में इतना तो रखोगे ना कि यार भाई क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं कर रहे, या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यार, ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम 6 एनर्जी लेवल, 6 एनर्जी लेवल का मतलब n इक्वल्स टू 6 से कहां पर आ रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, चालाक है देखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, सेकंड एनर्जी लेवल, तो n1 क्या है 2, यानी 6 से 2 में अपने पास इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो बेटा 1 तक तो नहीं आया ना, 1 तक आता तो लाइमन मिलता, लाइमन कब मिलता है, जब वो 1 तक आए, वो तो कहां रुक गया 2 तक। तो आप मुझे बताओ कि भाई टोटल लाइंस के अंदर कभी लाइमन होगा, टोटल लाइंस निकालते हैं सबसे पहले, टोटल लाइंस कितने होंगे, टोटल लाइंस का फॉर्मूला है डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। तो डेल्टा एन कितना है भाई अपना, डेल्टा एन है भाई अपना 6 माइनस 2 4 इंटू 4 प्लस 1/2, 5 4 20/2, 10 लाइनें मिलेंगी। अब आप बताइए इन 10 लाइंस में से क्या कोई विजिबल की लाइन होगी, हाँ होगी, क्योंकि विजिबल किसमें होता है, बाल्मर में। ये कहां पर आ रहा है बेटा, 2 पर आ रहा है ना, तो बाल्मर की लाइंस कितनी होती है, ये शॉर्ट में आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, बाल्मर की लाइंस होती है बेटा हायर ऑर्बिट -1। तो हायर ऑर्बिट कितना है 6, पहले देख लो बाल्मर पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है सर, 2 पर आ रहा है, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 लाइनें बाल्मर की है। टोटल लाइंस इन यूवी रीजन होगी ही नहीं, 0 होंगी, क्योंकि भाई यूवी रीजन का मतलब क्या होता है, लाइमन, लाइमन तो बनेगा नहीं क्योंकि ये 1 पर आ ही नहीं रहा है, तो ये हटाओ। टोटल लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन, अब बची हुई बाल्मर के बाद सारा इंफ्रारेड तो होता है, तो अगर 5 लाइनें बाल्मर में हो गई है 10 में से, तो बची हुई 5 लाइनें कहां पर होंगी यार, इंफ्रारेड में तो होंगी भैया, समझे या नहीं समझे। तो आप देखो ध्यान दो, यहां पर मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये यूट्यूब पर चल रहा है वीडियो, लेकिन इसमें प्रैक्टिस तुम्हारी अभी भी कमी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी भी कमी है ना, केवल यूट्यूब पर देखकर सिलेक्शन हो सकता है, ये तुम लोगों ने देखा लास्ट ईयर की कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। यूट्यूब की वीडियोस बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इफेक्टिविटी जब भी आती है जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, तो उसके लिए भाई ऑरस अकेडमी के डिजिटल ऐप है अपना, उस डिजिटल ऐप के ऊपर हम लोग बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं,
तुम लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि तुम लोग भी हमारे स्टूडेंट्स हो, यूट्यूब के नहीं हो, है ना, हमारे स्टूडेंट्स हो जो हमसे पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों का और कंटेंट रिवाइज हो, उन लोगों का और सिलेक्शन के चांसेस बढ़े। तो इस वजह से ये ऑरस डिजिटल ऐप डाउनलोड करें, वहां पर 3 कोर्सेज हैं, 11th के लिए भी है, 12th के लिए इस नाम से होगा, और 12th पास के लिए इस नाम से होगा। इन सभी कोर्सेज के अंदर लाइव लेक्चर्स में हम लोग पढ़ाएंगे, तुम लोग भी उसमें कमेंट कर सकते हो, तुम लोगों की भी बातें हम सुन पाएंगे। अगला डीपीपी मटेरियल और मेंटरशिप, मेंटरशिप का मतलब है डाउट क्लास, ये सब लगेगा। टेस्ट और क्रैश कोर्स तुम्हारे रिवीजन के लिए होगा, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे, जितना ज्यादा क्रैश कोर्स लगेगा, उतना तुम्हारा रिवीजन बढ़ता जाएगा। और एआई से भी डाउट सॉल्वर टेक्निक हम लोग उसके अंदर लाने वाले हैं, कि कभी किसी समय अगर कोई टीचर उपलब्ध नहीं है तो तुम्हारे पास एक एआई बॉट के जरिए भी आप डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की। अब देखिए डी ब्रॉगली अंकल ने हमको क्या समझाया, डी ब्रॉगली अंकल ने हमको समझाया कि आपके पास जब भी कोई छोटा सा माइक्रो पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो अगर मोशन में है, तो हम ऐसा देखते हैं कि मोशन में जब वो चल रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, वेव्स निकलती है, उन वेव्स को मैटर वेव्स बोलते हैं। और जितना वेवलेंथ एमिट हो रहा होगा पार्टिकल से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके मोमेंटम के। यानी वेवलेंथ जो निकल रहा होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जब मोशन में है तो मोशन में जाते हुए, इस तरफ जाते हुए क्या कर रहा होगा, ये वेव एमिट करता हुआ जा रहा होगा। ऐसा इन्होंने डी ब्रॉगली ने बोला है। यानी इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहे हैं, वेव। बोहर अंकल इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहे थे, पार्टिकल। ये इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहे हैं, वेव। यहां से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अपना उठता है कि भाई वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोमेंटम के। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एच आ जाता है, ये वेव की वजह से आता है। तो एच अपॉन पी, पी को ओपन किया एमवी। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है बेटा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दिया है या पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो फॉर्मूला अपने को लगाना है एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई। एम क्या है, मास, के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का। अगर हमको चार्ज दिया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज। तो अगर हमको चार्ज दिया है या वोल्टेज दिया है या पोटेंशियल डिफरेंस दिया है जिसमें चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी, जिसमें मास ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल और वोल्टेज अप्लाइड अपने को रखना है। क्विकली रिवाइज करवा रहा हूं चीजों को। अब देखो डी ब्रॉगली की थ्योरी क्यों बोहर की थ्योरी को समझा पा रही है, इसको समझते हैं। बोहर अंकल हमको नहीं समझा पाए थे ना कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम NH अपॉन 2 क्यों होता है, वो डी ब्रॉगली अंकल ने हमको समझा दिया। जब हम बात करते हैं एन के लिए, तो एन तो क्या होता है बेटा, बोहर के हिसाब से तो ऑर्बिट नंबर होता है, लेकिन डी ब्रॉगली के हिसाब से क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स होता है। मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई ये बोहर का ऑर्बिट नंबर 3 है, तो डी ब्रॉगली अंकल ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट नंबर 3 में है ना भाई, तो ऑर्बिट नंबर 3 में घूमते हुए वो 3 वेव निकालेगा, वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3, ये 3 वेव निकालेगा। डी ब्रॉगली के हिसाब से यहां पर कितनी वेव्स निकलेंगी ऑर्बिट नंबर 4 में, 4 वेव्स निकलेंगी। ये हो गया भाई अपनी वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3 एंड वेव नंबर 4, ऐसी 4 वेव्स निकलेंगी। और इन सभी वेव्स का जो वेवलेंथ है, एक वेव की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा, तो चारों की मिलाकर कितनी हो जाएगी, 4 लैम्डा। एक वेव की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा, तो तीनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी, 3 लैम्डा। तो ये जो पूरी वेवलेंथ है, ये इसकी लेंथ जो है वो ऑर्बिट के सरकमफेरेंस के बराबर है। ठीक है, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में आया कि जो वेव्स हैं उन सभी की वेवलेंथ को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो सरकमफेरेंस के बराबर आता है। और अब अगर आप इस पार्ट को इधर उधर करेंगे तो आपको मिल जाएगा अपना, लेमडा की जगह रखेंगे हम क्या, एच अपॉन एम वी, और जब इसको रीअरेंज करते हैं बेटा तो हमारा आ जाता है एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 यानी ये चीज जो है एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 ये इंट्रोड्यूस तो बोहर ने करी थी, लेकिन एक्सप्लेन डी ब्रॉगली करता है। ठीक है, और रेडियस को अगर आप ओपन कर दोगे तो लिखोगे 0.529 n स्क्वायर बाय z, कैंसल आउट करोगे तो आपके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला एक और आ जाएगा रेडियस के हिसाब से। इस फॉर्मूले के ऊपर बेटा 2 बार क्वेश्चन आया है नीट में, इस इकलौते फॉर्मूले के ऊपर। 0.529 जो है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है। हाइड्रोजन Z1 NB1 अगर रख दूंगा तो 0.529 क्या होता है, ये बोहर रेडियस कहलाता है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट, फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, है ना। वैसे तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन, लेकिन मैं करवा देता हूं उसको, पहला वाला पार्ट करवाता हूं बेटा, बाकी दोनों आप लोग ट्राई कीजिएगा होमवर्क के लिए, या पहला वाला इजी है वो होमवर्क के लिए ले जाओ, मैं सेकंड वाला करवा रहा हूं। हमसे क्या बोला है
कि भाई वेलोसिटी अगर सेम कर दे तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखो वेलोसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला क्या है, h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। अब आप अगर देखेंगे तो प्रोटॉन का जो मास होता है ना वो 1837 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। ये आपको पिछले लेक्चर में बताया है मैंने। लेकिन इलेक्ट्रॉन ने ये बात किसकी कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की। तो एक अल्फा पार्टिकल जो होता है बेटा वो क्या होता है, हीलियम 42। तो एक अल्फा पार्टिकल में कितना मास है, 4। तो मैं बोलूंगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का मास अपॉन में प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये रेशियो हो जाएगा, यहां काम आएगा ये। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि भाई आप वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ प्रोटॉन अपॉन में किसका, अल्फा पार्टिकल का। बेटा दोनों के लिए h सेम रहेगा, दोनों के लिए वेलोसिटी सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी लैम्डा ऑफ प्रोटॉन तो नीचे क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। लैम्डा ऑफ अल्फा तो ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ अल्फा। और ये रेशियो अपना कितना है बेटा, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4:1। ऐसे ही इस वाले में आप देखिए कि यहाँ पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे पोटेंशियल में, लैम्डा इज इक्वल्स टू अंडर रूट h अपॉन अंडर रूट 2m QV, है ना। अब उन्होंने बोला है क्लियरली कि भाई उन दोनों का वोल्टेज सेम है। अरे मास और चार्ज तो अलग है, तो मास के बीच में रिलेशन निकालना है और चार्ज के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। प्रैक्टिस के लिए तो हमारे होमवर्क के लिए क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अंकल ने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन जब वेव फॉर्म में है ना, तो एक वेव फॉर्म में चलते हुए इलेक्ट्रॉन का, अब इलेक्ट्रॉन भाई यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो जब वेव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इसका हम लोग ना एग्जैक्टली मोमेंटम और एग्जैक्टली पोजीशन, एग्जैक्टली वेलोसिटी नहीं बता सकते, एरर आएगा ही आएगा। उस एरर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स क्या है, एरर इन लोकेशन, डेल्टा पी क्या है, एरर इन मोमेंटम। ओपन करते ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर तो जैसे कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास हमको ये दिया है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ ये, इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 0.011। तो बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमको दिया है 0.011। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी के अंदर थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है। एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10⁴, और इसमें गड़बड़ी आ रही है इतनी परसेंट की। तो बेटा इतने परसेंट की गड़बड़ी आ रही है तो 0.011 अपॉन में किससे डिवाइड कर दूंगा, 100 से। तो ये हो जाएगा भी अपना, इसको मैं लिख देता हूं 11 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 11 इंटू 10⁻³ इंटू 100 ऊपर आ गया तो 10⁻² तो 3 और 2 5, 4 कितना रह जाएगा भाई, ये 33 इंटू 10⁻⁻1 या 3.3। ये अपनी वैल्यू आ रही है बेटा किसकी, डेल्टा वी की। देख लो एक बार, ये 10⁻³ ये आ गया, 10⁻² 100 ऊपर आ गया तो 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻⁻1, 3 इंटू 11 कितना 33, तो 3.3 आ गया अपना। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। पूछा क्या है मुझसे, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी डेल्टा एक्स पूछा है। तो बेटा डेल्टा एक्स को यहां रखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू h 6.6 इंटू 10⁻34। डेल्टा वी नीचे आ जाएगा 3.3, 4 इंटू 3.4, और मास कितना होगा, मास यार किसका अनसर्टेनिटी निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा केजी में रखते हैं बेटा हम। यहाँ पर अपने पास 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम में दिया है, लेकिन हम केजी में रखते हैं, तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। MKS सिस्टम चल रहा है, मोहनदास करमचंद सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड। चलो बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि भाई क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। क्वांटम नंबर्स हमको बताते हैं कि किसी भी ऑर्बिट का पता क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का पता क्या है किसी एटम के अंदर। तो 3 मेन क्वांटम नंबर होते हैं। चौथा क्वांटम नंबर तो हम लोगों ने हाइपोथेटिकली सोचा है। ये 3 क्वांटम नंबर जो है ये श्रोडिंगर इक्वेशन से मिलते हैं। पहला वाला है n, जो कि हमको क्या बताता है, ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर। दूसरा क्या है l, जो कि हमको क्या बताता है, सबशेल। एल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है बेटा, एल की वैल्यू 0 से n-1 होती है। जैसे अगर n मेरा है 5 तो एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा 0 1 2 3 4। तो देखो 5 - 1 n-1,
है ना, 0 to n-1। अगर मेरे पास n की वैल्यू है 3 तो l कितना हो जाएगा, 0 1 2। ठीक है। अगला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बताता है कि शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ शेल, यानी जो हमारा ऑर्बिटल बना है वो ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा, डंबल शेप का होगा, कैसा होगा, वो किससे पता लगता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -l से +l। तो जैसे अगर मेरे पास n = 4 है तो l कितना हो जाएगा, 0 1 2 3। l = 0 कैसे निकालूंगा आप m की वैल्यू, l = 0, m यहां रखो, 0 से 0 यानी ये 0 हो जाएगा। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 0 +1। अगर l की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। इस तरह से समझ में आ रहा है अपने को। तो मेनली इस चैप्टर में अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का इतना काम नहीं आता है, अपना काम आता है बेटा यहाँ पर ज्यादातर कि हमको ऑर्बिटल के बारे में पता हो। तो जैसे क्वेश्चन हमारे पास बना कि भाई इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, तो देखो जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन एन एल एम, यानी पहले एन होता है, फिर एल होता है, फिर एम होता है। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर एन कितना है, 3, तो एल कितना हो सकता है, पहले आप देखो एल कितना हो सकता है, एल होता है 0 to n-1। तो एल की वैल्यू हो सकती है बेटा 2 तक, कहां तक, 3 - 1 है ना, 2 तक। तो 2 का मतलब 0 1 2, 2 तक ही हो सकता है। 2 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है ना। n की वैल्यू 3 के अंदर l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, पॉसिबल है। और अगर l की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 2 से हम m कैसे निकालेंगे, m निकालते हैं बेटा -2 से +2। -2 से +2 के बीच में क्या 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा। तो बेटा यानी ये तीनों NLM की वैल्यूज पॉसिबल है। ऐसे अगले में देखेंगे साइन 330। अब अगर अपने पास n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू तो क्या आएगी यार, मैक्स टू मैक्स कहां तक आएगी, 2 तक। तो 0 1 2 यानी 3 पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा क्वांटम नंबर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आगे साइन 320। अगर अपने पास n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 2 हो सकती है, हो सकती है। L की वैल्यू 2 है तो -2 से +2 के बीच में m की वैल्यू 0 आ सकती है, आ सकती है। तो बेटा ऐसे ही देखना है अपने को, बचे हुए सारी चीजें जो है आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। 5s 4d, अब जैसे मैंने यहां पर डायरेक्टली 4d लिखा है, तो अपने पास L की वैल्यू जो होती है S P D F, S के लिए L की वैल्यू कितनी, 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना 3 होती है। तो अगर 4d लिखा हुआ है तो इसका मतलब n की वैल्यू कितना है, 4, और l की वैल्यू कितना है बेटा, 2। अब आप बताओ n और l, क्या इस n के हिसाब से l पॉसिबल है, पॉसिबल है, समझ में आ रहा है। तो 4 से 2 हम लोग गए, पॉसिबल है, तो ये ऑर्बिटल यानी पॉसिबल होगी। ऐसे अगर आप 3f और 2d में देखें तो n = 3 के हिसाब से l = 3 पॉसिबल है क्या। अब ये तुम्हारे घर के लिए है यार, है ना, सब कुछ मैं नहीं करूंगा, तुम लोग रिपीटर में हो तो तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि कुछ चीजें तुम खुद भी करो। अगला, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन। बेटा मैं सबसे टफ वाला कर रहा हूं, सबसे इजी वाले आप लोगों को घर के लिए दूंगा। अगर केवल मुझे ऑर्बिट नंबर दिया गया है, केवल ऑर्बिट नंबर दिया गया है, तो ऑर्बिट नंबर अगर दिया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे, 2n²। ये कितना हो जाएगा, 4 4 का 16 2 32। अगर हमको n और l दोनों दिया हुआ है, यानी इसका मतलब क्या दिया हुआ है बेटा, हमको n भी दिया है और l भी दिया है। तो अब आप देखो n = 4 और l = 3 हमको फिक्स कर दिया है, तो l = 3 किसके लिए होता है, f के लिए। तो बेटा f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, m की वैल्यू 0। बेटा तीनों के तीनों अगर दे दिया तो याद नहीं, ये तो एक कमरे तक आ गया, और एक कमरे के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को कि भाई उसने क्या पूछा है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट टॉपिक अपना देखेंगे, नोड्स इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में नोड क्या होता है, अरे भाई ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल वो होता है जहां पर साइन स्क्वायर मैक्सिमम हो, यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी जहां होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल। और जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की टेंडेंसी 0 हो, ना मिलता हो इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। नोड कितनी तरह के होते हैं सर, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या होता है, एक तरह का सर्कुलर नोड होता है। सर्कुलर नोड होता है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम न्यूक्लियस। जैसे 2s ऑर्बिटल है बेटा, 2s ऑर्बिटल का जब डायग्राम बनाऊंगा तो ये तो न्यूक्लियस, ये 1s
और 1s के आसपास ये 2s। तो बेटा यहां से जब मैं चला तो इस रेडियस पर जाकर क्या हो गया, इस रेडियस पर मेरे पास 1s खत्म हो गया। जहां 1s खत्म होता है और जहां 2s चालू होता है, इस वाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं। बोलो समझ पा रहे हो? फॉर्मूला क्या होता है रेडियल नोड का, n माइनस एल माइनस वन। तो लगाओ ना फॉर्मूला, नीट एग्जामिनेशन में तो फॉर्मूला आता है। तो 2 माइनस एल कितना होता है इसका, 0 माइनस वन, कितना आ जाएगा बेटा, यानी एक रेडियल नोड इसमें आएगा। ऐसे हम बात करते हैं एंगुलर नोड के लिए, वो क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि न्यूक्लियस से पास होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। जैसे 2px बनाया, ये आपका 2px है। अब मैं यहां अगर बीच में से एक प्लेन निकालूंगा ना, ये बीच में से अगर एक प्लेन काटता हूं, तो इस प्लेन पर बेटा देखो न्यूक्लियस पर है, वो प्लेन पास होना चाहिए न्यूक्लियस से, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये प्लेन क्या कहलाएगा, अपना एंगुलर नोड कहलाएगा। वैल्यू क्या होती है बेटा इसकी, एल। अगर टोटल नोड हमको निकालना है तो एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल करूंगा, तो टोटल नोड्स कितने आ जाएंगे बच्चों, टोटल नोड्स आ जाएंगे अपने एन माइनस वन। तो बच्चों इस बात को समझो कि आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको इतना बेयर मिनिमम ट्राई करना ही करना है बेटा, इससे कम में नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए हैं, और भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। उसके लिए भी आपको ये टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना है। यहाँ पर हम केमिस्ट्री के डाउट्स भी डिस्कस किया करेंगे, जो यूट्यूब स्टूडेंट्स है खास तौर से उनके लिए। यहाँ पर भाई डाउट्स भी हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, जब आपस में हम लोग साथ में पढ़ेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ कमाल होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा मोल कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, जरूर से देखना। थैंक यू।